हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम विशाल है। मैं रिसर्च एनालिस्ट हूँ स्टॉक बॉक्स टेक्नोलॉजीज में और आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। यहाँ पर हम लोग आज सिर्फ बिजनेस स्टैंडर्ड ही नहीं, फाइनेंशियल एक्सप्रेस के कुछ आर्टिकल्स को भी एनालाइज करेंगे और बेटर आर्टिकल्स मुझे आज फाइनेंशियल एक्सप्रेस में मिले हैं वैसे, बट बिजनेस स्टैंडर्ड से ही हम शुरुआत करेंगे। कुछ अच्छे आर्टिकल्स यहाँ पर भी हैं। कई लोगों ने मुझे कहा कि मुझे बहुत लंबी वीडियोस बनानी चाहिए, सारे आर्टिकल कवर करने चाहिए। कुछ लोगों का मानना है कि 15 मिनट्स का ही होना चाहिए। देखिए, बट मैं बता दूं, आप कुछ भी फिक्स करके अगर टाइम चलता है कि मुझे फिर 15 मिनट ही पढ़ना है या समझना है, दिस इज नॉट राइट। बिकॉज किसी दिन अगर बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी चीजें हैं, वी विल एक्सटेंड इट। एंड किसी दिन अगर नहीं है ज्यादा न्यूज, तो अनलाइक ट्रेडिशनल मीडिया जरूरी नहीं हम उसे लंबा खींचे, राइट। ये सारे आर्टिकल्स डिस्कस ही करें जो हम डेली पढ़ रहे हैं। बिल्कुल रेपिटेटिव चीजें हैं। कई बार न्यूज़पेपर्स के पास भी डेली न्यूज नहीं होता। अब न्यूज चैनल्स पे देखिए, फालतू की चीजें आ रही होती हैं बिकॉज उनके पास न्यूज नहीं है। बट ठीक है, कुछ ना कुछ दिखाना है। हमारे पास ऐसी कोई चिंता नहीं है कि हमें कुछ ना कुछ आपको दिखाना ही है, तो विल ट्राई टू ब्रिंग एवरीथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड जो एकदम रेपिटेटिव नहीं है। सो हम रिलेशनशिप भी बिल्ड करेंगे, कॉज और इफेक्ट को एनालाइज करेंगे हर एक बिजनेस, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक आर्टिकल के। शुरुआत कर रहा हूं मैं सबसे पहले आर्टिकल से। रशिया क्रूड इंपोर्ट फॉल्स ऑन लोअर सेविंग्स, इराक कम्स बैक। यहाँ पे रशिया से हम लोग काफी क्रूड बाय कर रहे थे, हम लोग कई महीनों से डिस्कस कर रहे हैं। एक्चुअली कई साल हो गए हैं अब जब इंडिया रशिया से हेविली इंपोर्ट कर रहा है अपने क्रूड ऑयल्स को। और यहाँ पे लेकिन हमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है काफी बड़ा। और डिक्लाइन आया है कितना, 14% का। आप देख सकते हैं यहाँ पे 14% का डिक्लाइन है, जितना हम पहले रशिया से क्रूड इंपोर्ट कर रहे थे एज कंपेयर टू जुलाई, जितना हमने अगस्त में किया है। और यहाँ पे प्रोलिफिक रन रहा है 3 महीने का, जहां रिकॉर्ड परचेजेस किए हैं इंडियन रिफाइनर्स ने। इंडियन रिफाइनर्स रशिया से क्यों परचेज कर रहे थे क्रूड ऑयल? क्योंकि रशिया बहुत ही सस्ते दाम पर हमें क्रूड ऑयल दे रहा था। इसके दो रीजंस थे, सबको याद होने चाहिए। अब तक कई साल हो गए डिस्कस करते हुए। सबसे पहला रीजन कि इनके ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं, तो इनसे वैसे भी कोई ऑयल नहीं खरीद रहा, ठीक है। और यही सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है कि इनके पास सप्लाई है, ठीक है, बट डिमांड नहीं है इनके पास। कोई इनके क्रूड ऑयल को टच भी नहीं करना चाहता, इनसे कोई ट्रांजैक्शन भी नहीं करना चाहता, और इनके ये डॉलर भी नहीं यूज कर सकते। दूसरी चीज वो है हमारी फॉरेन पॉलिसी, ठीक है। हमारी फॉरेन पॉलिसी बहुत ही बढ़िया तरीके से मैनेज कर पा रही है दोनों चीजों को, क्योंकि हम लोग यूएस और यूरोप को बहुत ही क्लियरली बता रहे हैं कि देखिए, ये जो डिसीजन है ये पॉलिटिकल नहीं है, ये इकोनॉमिक है। इंडिया को इससे फायदा हो रहा है, लोगों को। हमें ग्रोथ चाहिए, और ग्रोथ भाई हम 50, 60, 70 के दाम पे क्रूड ऑयल लेंगे तभी हो पाएगी। 100, 120 के दाम पे लेंगे तो नहीं हो पाएगी, तो हमारी मजबूरी है। तो ये दोनों चीजें हेल्प कर रही है कि इंडिया रशिया एक दूसरे से एक्सचेंज कर पा रहे हैं ओवरऑल ये क्रूड ऑयल एंड मनी। तो रशियन ट्रेडर्स ने रिफ्यूज कर दिया है कि वो और हायर डिस्काउंट्स ऑफर करेंगे अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री सोर्सेस एंड शिप ट्रैकिंग डेटा। इराक, इंडिया बिगेस्ट ऑयल सप्लाई, इंडिया का बिगेस्ट ऑयल सप्लायर इराक रहा है रशिया के बाद, अगर आप देखेंगे ओवरऑल इनरोड्स में। और इनका मार्केट शेयर भी काफी इंप्रूव हुआ है। एक टाइम पे बता दूं, रशिया का मार्केट शेयर करीब 40% पहुंच गया था इंडिया के क्रूड इंपोर्ट्स में। तो यहाँ पे जो शेयर है रशियन ऑयल का इंडिया के क्रूड बास्केट में, ये भी और डिप हो चुका है मोर देन 3 परसेंटेज पॉइंट्स अगस्त से, इन अगस्त फ्रॉम जुलाई, सॉरी अगस्त से जुलाई अगर कंपैरिजन करें, और 40% के नीचे आ चुका है। तो विल सी कि इंडिया देखिए बैलेंस करके चल रहा है। अगर हमें सस्ता दाम पे क्रूड नहीं मिल रहा है रशिया से, तो हमें उनसे लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये बहुत ही क्लियर है हमारे लिए, और हम लोग इसी तरीके से डिसीजन ले रहे हैं। ये प्योरली हम लोग इकोनॉमिक डिसीजन ले रहे हैं यहाँ पे, और इसलिए इराक से हमने क्रूड लेना बढ़ा दिया। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो करीब ड्रॉप हुआ है 43% से 40% रशिया के क्रूड ऑयल का इंडिया के इंपोर्ट शेयर में। एंड गिवन नियरली ऑल ऑफ रशियन क्रूड जो है इंडिया में, इट इज बॉट ऑन स्पॉट बेसिस। तो प्रिवेलिंग डिस्काउंट जो है, जो ऑफर किए जा रहे थे, वो बहुत बड़े डिटर्मिनेंट रहेंगे, ठीक है, कि कितना वॉल्यूम इंडियन रिफाइनर्स लेते हैं रशिया से, बिकॉज इट ऑल डिपेंड्स ऑन वन थिंग, दैट इज डिस्काउंट। तो जैसे इंडियन पब्लिक है हर चीज में डिस्काउंट को काफी पसंद करती है, वैसे ही इंडियन रिफाइनर्स भी है। एंड यहाँ पे इंडियन रिफाइनर्स आर लेड बाय रिलायंस इंडस्ट्रीज, इंडियन ऑयल। इन्होंने इंपोर्ट किया करीब 1.8 मिलियन बैरल्स पर डे। बैरल्स ये ड्रम्स टाइप के शेप के कंटेनर्स होते हैं, और ऑयल को हम लोग, क्रूड ऑयल को इसी में मेजर करते हैं, बैरल्स में। एंड ओवरऑल 1.54 रहा है ये इन द सेम मंथ अ ईयर अर्लियर। तो ओवरऑल पिछले साल से काफी ज्यादा हम लोग क्रूड इंपोर्ट कर रहे हैं। कहाँ से? एक ही कंट्री से, वो है रशिया। तो
लेट्स सी कब तक ये चलता रहता है and क्या यहाँ पे हमें कोई एडवांटेज रशिया फिर से देता है इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, इन टर्म्स ऑफ डिस्काउंट्स। अगर शेयर इराकी क्रूड का अगर आप देखेंगे तो 19% पे आ चुका है, जो पहले 16% था, तो रशिया से घटा और इराक से ओवरऑल हमारा शेयर बढ़ गया। लेकिन जो अगर आप इराकी ग्रेड्स देखें, ये वेल सूटेड है इंडियन रिफाइनर्स के लिए, लेकिन ये लोअर क्वालिटी के क्रूड ऑयल होते हैं इन टर्म्स ऑफ सल्फर कंटेंट देन रशियन ग्रेड्स। तो जैसे इराकी ऑयल एवरेज करता है $595 टन इन अप्रैल टू जून क्वार्टर एज कंपेयर टू 609 पर टन फॉर रशियन ऑयल ड्यूरिंग द सेम पीरियड। तो रशियन ऑयल ओवरऑल एक्सपेंसिव रहा है एंड ओवरऑल लेकिन क्वालिटी में भी हमारे लिए बेटर रहता है ड्यू टू मोर, अगर आप ये देखेंगे ड्यू टू सल्फर कंटेंट। तो यस, वी वुड लाइक टू बाय मोर फ्रॉम रशिया गिवन अगर हमें वो सही दाम पे मिले तो। अब हमने क्रूड ऑयल डिस्कस किया। क्रूड ऑयल के बारे में एक और फैक्ट मैं बता दे रहा हूं आप सबको, जस्ट कीप इन माइंड फॉर द नेक्स्ट 1 to 2 years क्रूड ऑयल की प्रोडिक्शन यही है, क्रूड ऑयल की नीचे जाने वाला है, स्टेबल रहने वाला है, प्राइस इसका लो रहने वाला है। और क्यों लो रहने वाला है? ड्यू टू वीक डिमांड। वीक डिमांड रहने वाली है कहां से? वीक डिमांड रहने वाली है ओवरऑल चाइना से, काफी वीक डिमांड रहने वाली है, जो दुनिया का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल इंपोर्टर है और यूजर है। तो प्राइस, अगली प्रोडिक्शन है कि हमारे पेट्रोल डीजल के दाम जो है सेम रहने वाले हैं अगले 1 से 2 साल तक। तो इस चीज को हम लोग बेसिस करके चलेंगे आगे, और आगे दूसरी इंडस्ट्रीज के बारे में बात करेंगे। रुपी सेकेंड वर्स्ट अमंग एशियन पीयर्स। 2-3 महीनों में रुपी ने तो बहुत ही खराब परफॉर्म किया है। अगर आप देखें, इंडियन रुपी सेकेंड वर्स्ट परफॉर्मिंग एशियन करेंसी रही है अगस्त में आफ्टर बांग्लादेशी टका ड्यू टू स्ट्रॉन्ग डॉलर डिमांड, आउटफ्लोज फ्रॉम डोमेस्टिक इक्विटीज, इट डेप्रिशिएटेड बाय 0.2%। जितने भी मेरे रीडर्स हैं उन सबको पता होना चाहिए कि किस रीजन से रुपी डेप्रिशिएट हो रहा था पिछले 3 महीनों से। हमने 2 चीजें डिस्कस की थी, मुझे अभी भी याद है, जो मैंने कवर किया था, और मैंने भी उसके बाद उसे रिवाइज नहीं किया है, एक ही बार पढ़ा है। तो प्लीज कंसेप्चुअली समझे इस चीज को। ओवरऑल डिमांड सप्लाई का खेल है, सो डोंट आंसर मी विद डिमांड एंड सप्लाई की डिमांड बढ़ गई सप्लाई घट गई। ये देखिए, डिमांड सप्लाई से आगे हमें सोचना है। रुपी वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी 2 रीजन से बता रहे थे हम लोग। सबसे पहला तो हम बता रहे थे कि ओवरऑल अगर आप देखेंगे ना, जितने ऑयल रिफाइनर्स हैं वो पेमेंट कर रहे हैं, तो पेमेंट, ऑयल की पेमेंट बहुत बिलियंस ऑफ डॉलर्स में होती है हमारे यहाँ। तो उसके लिए क्या होता है, डॉलर में पेमेंट करना होता है, और डॉलर में पेमेंट करने के लिए हमें डॉलर बाय करना होता है, रुपी सेल करना होता है। जब आप बाय करोगे डॉलर, किसी भी चीज को बाय करो तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है, और किसी चीज को अगर सेल करो तो उसकी डिमांड और घट जाती है ओवरऑल। या फिर मैं ऐसे बोलूं कि इसे ऐसे नहीं समझना चाहिए, किसी चीज को अगर आप बाय करो तो उसका सप्लाई आपको कम फील होने लगेगा, राइट? डिमांड बढ़ गया, सप्लाई कम हो जाएगा। और किसी को अगर आप सेल करो तो आप उसके सप्लाई को बढ़ा रहे हो, तो सप्लाई बढ़ जाने से दाम अपने आप घट जाते हैं, प्राइस। बेसिक इकोनॉमिक्स है ये, तो खैर बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। और दूसरी चीज ये भी थी कि ओवरऑल अगर आप देखिए, इंडियन इक्विटी से, जो इक्विटी हम लोग बोलते हैं क्या होता है, ये शेयर मार्केट से हमारे जितने भी इन्वेस्टर्स हैं फॉरेन के, ये सेल कर रहे थे अपने पोर्टफोलियो को, और वो पैसा विदड्रॉ कर रहे थे। तो जब ये विदड्रॉ करते हैं तो ये पैसा इन्होंने डॉलर्स में लगाया है अमेरिकन ने और सबने, तो वो क्या करेंगे, पैसा डॉलर्स में लेके जाएंगे यहाँ से। तो वो फिर क्या कर रहे थे, रुपी को डॉलर में कन्वर्ट कर रहे थे, जिसकी वजह से रुपया और वीक होता गया। ओवरऑल डॉलर की डिमांड काफी स्ट्रांग रही। तो यहाँ पे जो फैक्टर्स हैं, देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है, हमें पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ी। एफपीआई, ठीक है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के ओवरऑल इनफ्लो बहुत वीक हो गए, तो डॉलर डिमांड काफी बढ़ गया इंपोर्टर्स द्वारा, जिसकी वजह से हमें रुपए को देखना पड़ा कि बहुत ही ये वीक चल रहा है। तो आरबीआई ने यहाँ काफी हेल्प करने की कोशिश की है इंडियन रुपी की, बट प्रॉब्लम रहा है काफी, क्योंकि आरबीआई सिर्फ सपोर्ट दे सकता है, ऐसा नहीं है कि इसको पूरी तरीके से मैनिपुलेट कर सकता है। तो अब हमने डिस्कस कर लिया क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल ओवरऑल काफी स्टेबल है हमने देखा, और रुपया वर्स्ट परफॉर्मिंग रहा है। इन दोनों चीजों से अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सी कंपनीज है, अगर आपके पोर्टफोलियो में है या आप कहीं काम करते हैं किसी कंपनी में, या आप ट्रैक करते हैं कुछ भी, तो बताइए कौन सी कंपनीज को फायदा होगा, कौन सी इंडस्ट्रीज को फायदा होगा इन दोनों फैक्टर से। अगर आप कंबाइन कर दे तो किस कंपनीज को फायदा होगा। मैं चाहता हूं कि सब लोग कल्टिवेट करें थोड़ा क्रिटिकल थिंकिंग, तो ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है ओवरऑल इस चीज के लिए। तो चाइना होम सेल्स स्लम्प डीपेंस डिस्पाइट गवर्नमेंट रेस्क्यू। चाइना का जो रेसिडेंशियल स्लम्प है वो और बढ़ चुका है अगस्त में, जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो फर्दर ड्रॉप हो रहे हैं न्यू होम परचेजेस में। चाइना में प्रॉपर्टी मार्केट तो मैं बताऊं बात करने लायक भी नहीं है, बिल्कुल बेकार हो चुका है चाइनीज प्रॉपर्टी मार्केट। वहाँ की सबसे जो बड़ी प्रॉपर्टी कंपनीज थी वो सारी डिफॉल्ट कर चुकी हैं, दिवालिया हो गई हैं। ऑडिट चल रहा है वहाँ पे, ऑडिटर्स को भी बैन कर दिया गया कुछ दिन के लिए, जो उन कंपनीज का ऑडिट कर रही थी।
जो न्यू होम सेल्स है ओवरऑल उनकी वैल्यू अगर आप देखें फ्रॉम 100 बिगेस्ट रियल एस्टेट कंपनीज, वो करीब गिरकर आया है 26.8% फ्रॉम अ ईयर अर्लियर टू 255 बिलियन युआन, faster than 19.7% decline in July according to preliminary data from China Real Estate Information। तो यहाँ पे काफ़ी पुअर परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा था ओवरऑल अगर आप देखेंगे हमें, बट जो वैल्यू है नए होम सेल्स की अगर आप देखें जो 100 बिगेस्ट रियल एस्टेट कंपनीज से ये 26% डिक्लाइन होकर आ रही है अभी भी। तो ये बता रहा है कि अभी भी हमने बॉटम नहीं देखा है कि कहाँ तक ये बॉटम जाएगा, कहाँ तक ये और एग्जैस्परेट होगा ये सिचुएशन। तो ये सेक्टर चाइनीज इकोनॉमी को पूरी तरीके से ड्रैग कर रहा है, ग्रोथ को ड्रैग कर रहा है, जहाँ पे काफ़ी स्टिमुलस की ज़रूरत है। एंड यहाँ पे जॉब मार्केट भी काफ़ी वीक नज़र आ रहा है हमें। ओवरऑल जो लोगों के अंदर पेसिमिज्म है काफ़ी बढ़ गया है, चाइना में डिमांड बहुत कम हो गई है और चाइना इस टाइम पे दो चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान है। एक तो डिफ्लेशन, ये ऐसी प्रॉब्लम है, आप इन्फ्लेशन को प्रॉब्लम नहीं बोल सकते जब आप डिफ्लेशन फेस करने लग जाओ, क्योंकि असली प्रॉब्लम ये होती है जिससे निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल। और एक चाइना और चीज़ से परेशान है, वो है फॉरेन इन्वेस्टर्स। मैं बोलूँगा स्टॉक मार्केट में जिस हिसाब से सेलिंग हो रही है लगातार इस साल, प्रॉपर चाइना का जो डेटा है एफ आई और डी आई का कि कितना लोगों ने निवेश किया फॉरेन के लोगों ने इंडियन स्टॉक मार्केट में और कितना सेल किया, चाइना ने वही फ्रिक्वेंटली देना बंद कर दिया है। अब वो रिलीज ही नहीं करेगा ये डेटा। ये डेटा हमें चाइना के जो वहाँ पे रिजर्व बैंक है, बेसिकली सेंट्रल बैंक है, वहाँ से निकालना पड़ेगा फॉरेन एक्सचेंज के डेटा के थ्रू कि ओवरऑल इन्होंने नेट सेल किया है, नेट बाय किया है। तो ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है चाइना के लिए, बट वी हैव टू सी कि किस तरीके से ये इससे डील करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मार्केट इन इंडिया, ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, इसको हम लोग बोलते हैं CAGR, काफ़ी यूज होता है ये, 25 से 35% रहेगा 2027 तक। जहां ग्लोबल ट्रेंड है टेक्नोलॉजी एक्सपेंशन का, ये सेम वही रहने वाला है। इंडियन मार्केट अभी 7 से 10 बिलियन डॉलर्स का है, जो कि करीब 22 बिलियन डॉलर का हो जाएगा। एंड अकॉर्डिंग टू नैस्कॉम एंड EY रिपोर्ट, तो करीब करीब 70% ऑफ कंपनीज हैं वो स्पेंड करेंगी मोर देन 20% ऑफ IT बजट। IT बजट का 20% कहाँ जाएगा? डिजिटल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पर। ये रिपोर्ट आई है जब इन्होंने 500 कंपनीज का सर्वे किया है अलग अलग सेक्टर्स से। जो फ्यूचर टेक है, अगर आप देखें 70% ऑफ इंडियन फर्म्स यूज करती हैं ओवर 20% ऑफ IT बजट फॉर डिजिटल। 56% ने स्पेंडिंग किया है ऐसा सेम 2022 में। 73% फर्म्स रीस्किलिंग कर रही है टैलेंट का AI रोल्स के लिए। 56% जो है इन्होंने स्टैंडर्डाइज कर दिया AI एथिक्स ऑडिट्स एंड फ्रेमवर्क्स। 5% ने फाइल किया है 5 और मोर पैटेंट्स। दिस इज अ रियली पुअर डेटा, मतलब सिर्फ 5% कंपनीज ने 5 या उससे ज्यादा पैटेंट फाइल किया है AI में। तो इससे हमें पता लगता है कि जो न्यू रिसर्च है उसमें तो हम लोग अभी बहुत वीक है व्हेन इट कम्स टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और हमें वो प्रमोट करना होगा। और ये ऐसे नहीं होगा, कंपनीज ऐसा नहीं है कि खुद कर लेंगे, यहाँ पे आपको कॉलेजेस को इन्वॉल्व करना होगा। कंपनीज प्लस कॉलेजेस, ये दोनों मिल करके ये सारी चीजें कर सकते हैं। तो इंडिया का जो AI मिशन है, ये करीब आप देखिए यहाँ पे ग्रोथ सपोर्ट का डेटा है काफी। थर्ड लार्जेस्ट टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम है इंडिया में ओवरऑल। सेकंड लार्जेस्ट AI वर्कफोर्स है, 4.5 लाख स्किल्ड एम्प्लॉयज हैं करीब, और 2x राइज द नंबर ऑफ फर्म्स में एक्सपर्ट AI स्टेज सिंस 2022। तो ग्लोबल AI रैंकिंग्स में काफी अच्छा है, बट यस वी नीड टू सी मोर इनोवेशन। वी हैव मोर पीपल, मोर लेबर फोर्स, एंड IT में वी हैव इनफ मनी कि हम लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च कर सके। इसके अलावा आता है फाइनेंशियल एक्सप्रेस के आर्टिकल्स के पे आ जाते हैं हम लोग कुछ। अब सेंटर टू नज स्टेट्स टू अप द गेम ऑन FDIs। अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करने वाली है, और ये सही स्टेप भी है मुझे लगता है, ये नज करने वाली है, ठीक है, स्टेट्स को। स्टेट गवर्नमेंट से बात करेगी कि भाई अपना गेम आप अप करो ऑन FDIs। FDIs क्या हो गई? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो फॉरेन से इन्वेस्टमेंट आ रहा है। और सेंटर तो पॉलिसी बना सकती है कि चलो ठीक है हम 100% FDI अलाउ कर रहे हैं, 70% कर रहे हैं, बट यस यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट्स को कुछ लिक्रेटिव डील्स देनी पड़ेंगी फॉरेन कंपनीज को, ताकि ये इस तरीके से अट्रैक्ट कर पाए इन्हें अपने पास। तो कंपटीशन को बढ़ाने के लिए अमंग स्टेट्स टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, सेंटर विल आस्क देम टू ईज एक्सेस। सबसे पहले सेंटर बोल रही है कि हम कहेंगे इन्हें कि आप एक्सेस को ईजी करो, कंप्लायंस को मिनिमाइज करो, लैंड और बिल्डिंग नॉर्म्स को रिफॉर्म करो और इंप्रूव करो पावर सप्लाई एंड लॉ एंड ऑर्डर, ताकि बेटर गवर्नेंस जो है ये आए यहाँ पे और इन्वेस्टर्स को आप अट्रैक्ट कर पाओ। इंडिया में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये, और ये प्रॉब्लम इस चार्ट में आप देख सकते हो।
स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम पे ही आते हैं। जो नेट एफडीआई है ना, नेट एफडीआई बोल रहा हूं मैं, ग्रॉस नहीं। मतलब नेट क्या होता है, जितना इनफ्लो आया उसमें से आप आउटफ्लो को माइनस करो। ये काफी बुरा हो चुका है इस वक्त। 2020 में $56 बिलियन था। 2000 आप देखिए 21 में 59 ऑलमोस्ट 56.2, ये यहाँ पे हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और अचानक से क्या हुआ, ये डेटा बिल्कुल नीचे जा चुका है। FY23 में $42 बिलियन और 24 में सिर्फ $26.5 बिलियन। तो ये डेटा बिल्कुल भी सही नहीं है। हमें तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लगता है और बढ़ना चाहिए था। जिस हिसाब से इंडिया की इमेज इंप्रूव हुई है, जिस हिसाब से हमारा इकोनॉमिक आप देखेंगे एस्टिमेट से आगे का 7+% के एस्टिमेट जा रहे हैं हमारे जीडीपी ग्रोथ रेट के। तो फिर ऐसा क्या है कि कंपनीज अभी भी इंडिया में नहीं पैसा लगाना चाहती है? और इसके साथ साथ ऐसा भी मैं नहीं बोलूंगा कि चाइना बहुत बड़ा कंपटीटर है। चाइना से भी अगर आप देखें तो फॉरेन जो है, फॉरेनर्स पैसा निकाल रहे हैं अपना। तो ऐसा क्या रीजन है कि इंडिया में नहीं लगा रहे हैं? वी हैव टू रियली चेक कि अब तो सब कुछ हमारे साथ है, ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारे साथ है, पॉलिटिक्स हमारे साथ है, तो फिर अब क्यों कंपनीज हमारे यहाँ पैसा नहीं लगाना चाहती है? और जो पैरामीटर्स हैं, दे आर लाइकली टू फीचर इन इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली चार्टर बीइंग प्रिपेयर्ड बाय नीति आयोग। तो स्टेट्स को मॉनिटर किया जाएगा कि किस तरीके से अचीव कर रही है इन पैरामीटर्स को, और रैंक किया जाएगा अकॉर्डिंगली। जो एडवांटेजेस हैं हर एक स्टेट के, उसमें वेरियस पैरामीटर्स होंगे और उन्हें प्रिपेयर करना होगा टारगेट ग्रुप ऑफ कंपनीज जिसे वो इनकरेज करना चाहते हैं कि वो अपने स्टेट्स में, उनके स्टेट्स में इन्वेस्ट करें। जैसे कि अगर टेस्ला मैन्युफैक्चरिंग करना चाहती है इंडिया में, तो चूज करेगी उन स्टेट्स के लिए, फ्यू स्टेट्स के लिए जहां पे इकोसिस्टम अच्छा डेवलप हो रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, राइट? तो ऐसा नहीं कि टेस्ला वहां जाना चाहेगी जहां पे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है, क्योंकि अगर आप सारी इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स एक जगह पे हो तो आप लॉबिंग कर सकते हो, गवर्नमेंट से अच्छी डिमांड कर सकते हो इकट्ठा होकर। तो ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हर एक स्टेट में ना एक पहले से स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड कर ली कि मुझे अपने स्टेट को इस चीज का हब बनाना है, और यहाँ पे वो उसी के लिए अच्छा इकोसिस्टम बेटर बनाए, कुछ फ्रेंडली पॉलिसीज बनाए, तो काफी मदद होगी इससे। और अगर एक बार कोई बड़ा ग्रुप आपके यहाँ आ गया और वो वर्क कर रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं हो रही है ना, तो फिर आपको बहुत कम मेहनत लगेगी दूसरी कंपनीज को वहां लाने में। इकोनॉमिस्ट रिटेन FY25 ग्रोथ आउटलुक एट 7%। इंडिया का जो ग्रोथ आउटलुक है वो 7% पे रिटेन किया इकोनॉमिस्ट ने। अभी जो डेटा आया लास्ट आर्टिकल में कितना है, 6.7%। ओवरऑल ग्रोथ कम नहीं हुई है, लेकिन यहां पे प्रॉब्लम था, हमने डिस्कस किया था, इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस की वजह से हमारा जीडीपी जो डेटा आया अभी, वो थोड़ा सा हमें कम दिखाई दिया, बट हमें नेट ग्रोथ अगर देखें सेक्टर वाइज तो बढ़िया ही रहा है। तो जो स्ट्रॉन्गर देन एक्सपेक्टेड ग्रॉस वैल्यू एडिशन हुआ है ना, ठीक है, फर्स्ट क्वार्टर में, और शार्प रिकवरी आई है प्राइवेट कंजम्पशन में। ये बहुत सारे एनालिस्ट बिल्कुल शॉक हो गए हैं, जो इंडिकेट कर रहा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ही रेजिलेंट है। अब देखिए क्या होता है कि लोग समझ नहीं पाते ये सारी चीजें कई बार, कि ओवरऑल ग्रॉस वैल्यू एडेड GVA पिछले क्वार्टर में बहुत ही बढ़िया आया, ये प्लस में रहा है, मतलब इकोनॉमी बहुत अच्छा ग्रो की है। लेकिन जब हम लोग जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो उसमें हम लोग इनडायरेक्ट टैक्सेस को भी इंक्लूड कर देते हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस जब आप ऐड करेंगे जीवीए में, तब आएगा आपके पास जीडीपी। तो लोग बोल रहे हैं जीडीपी का डेटा तो कम आया है, ग्रोथ नहीं हो रहा है, 6.7% हो गया अचानक से। नहीं भाई, ध्यान से पढ़ो नंबर्स के बीच में। ग्रॉस वैल्यू एडेड तो बढ़ा ही है इंडिया में, लेकिन टैक्सेस की वजह से हमें दिख रहा है कि जीडीपी का डेटा कम आया। तो एनालिस्ट एक्चुअली बहुत सरप्राइज्ड है कि तो बहुत ही अच्छा डेटा है, और इसकी वजह से जो फ्यूचर हमारे एस्टिमेट्स हैं बहुत ही बढ़िया है। वो तो ज्यादातर इकोनॉमिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं जीडीपी को कि ग्रो करेगा 7% और स्लाइटली बिलो फॉर द फुल फिस्कल ईयर, और ये स्लाइटली लोअर है देन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फोरकास्ट ऑफ 7.2%। आरबीआई ने 7.2% का एस्टिमेट रखा है, इस बार भी आरबीआई ने ज्यादा रखा था एस्टिमेट, और वहां से थोड़ा कम आया है। तो अर्बन कंजम्पशन, अब क्या क्या देखिए कौन कौन सी कंपनीज, इंडस्ट्रीज लीड करेंगे जीडीपी ग्रोथ रेट को, ये देख लेते हैं। अर्बन कंजम्पशन जो है ये मॉडरेट रहने वाला है, मतलब शहरी एरियाज में मॉडरेट कंजम्पशन रहने वाला, लोग मॉडरेट पैसा खर्च करेंगे, ऐसा कोई बहुत बड़ा ग्रोथ नहीं दिखने वाला। और जो मार्क्ड स्लोडाउन है वो पैसेंजर व्हीकल सेल्स में ऑलरेडी दिख रहा है। जो दूसरे इंडिकेटर्स है वो स्टिल मिक्स पिक्चर बता रहे हैं, मतलब ये भी नहीं बता रहे हैं कि बहुत बढ़िया रहेगा या बहुत खराब रहेगा, मिक्स्ड सिग्नल्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो पोटेंशियल रिकवरी आई है सितंबर, आ सकती है सितंबर में, ड्यू टू इन्वेंट्री फिलअप अहेड ऑफ अपकमिंग नवरात्रि एंड दिवाली फेस्टिवल्स। देखिए दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स है हमारे लिए, क्योंकि यहाँ कंजम्पशन बहुत बढ़िया इंक्रीज हो जाता है, लोग शॉपिंग ज्यादा करते हैं, तो ओवरऑल ग्रोथ बेटर देखने को मिलती है इंडस्ट्रीज में। इकोनॉमिस्ट ने यह भी वार्न किया है कि हमें
लैग्ड इम्पैक्ट देखने को मिलेगा हायर इंटरेस्ट रेट्स का विद रेगुलेटरी मेजर्स फॉर अनसिक्योर लेंडिंग। दो चीजें हैं, एक तो भाई इंडिया में इंटरेस्ट रेट कम नहीं हो रहा, ठीक है, ब्याज दर अभी भी बढ़े हुए हैं, आरबीआई अभी भी कह रहा है 1 साल तो कम से कम है सोचने के बारे में, सोचने के पहले भी। और दूसरा, आरबीआई ने बहुत ही शिकंजा कसा है अनसिक्योर्ड लेंडिंग में, जो विदाउट कोलेटरल, जो क्रेडिट कार्ड्स और ये नई नई एप्लीकेशंस आ गई है जो लोन दे रही हैं, उसकी वजह से ना शॉपिंग ओवरऑल काफी ज्यादा कर रहे थे लोग। तो यहाँ पे इसका लैग इफेक्ट देखने को मिलेगा, मतलब ये बैन तो हो गया है लेकिन इसमें जो स्लो डाउन देखने को मिलेगा हमें कुछ दिन बाद देखने को मिलेगा। रूरल फ्रंट पे देखिए अबव नॉर्मल मानसून रहा है, इन्फ्लेशन महंगाई दर कम हो रही है, तो बढ़िया रूरल कंजप्शन रहने वाला है। रूरल एरियाज में क्या कंज्यूम होता है सबसे ज्यादा, आप ये देखिए उन कंपनीज के शेयर आप चेक कीजिए, काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ओवरऑल अगर आप देखें तो ये मिटिगेट करेगा स्लोअर ग्रोथ एंटिसिपेटेड इन प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ओवर द नेक्स्ट 3 क्वार्टर्स। एडिशनली अगर आप देखिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करूं तो ग्रॉस वैल्यू एडिशन ग्रोथ रहा है 7% का, जो बहुत ही बढ़िया माना जाता है, और ये कमजोर होगा आने वाले कुछ क्वार्टर्स में जहां पे हमें इनपुट कॉस्ट बढ़ते हुए नजर आएंगे। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक डेटा जो है हमारा बहुत ही सिंपल बेसिस होना चाहिए, हमें इकोनॉमिस्ट नहीं बनना है, हमें एक नॉर्मल इंसान की तरह सोचना है कि भाई इसमें हम ओवरऑल किस तरीके से अफेक्टेड है हमारी लाइफ पे, ठीक है, हमारे इन्वेस्टमेंट्स, हमारे आगे के खर्चे और हमारे फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स, काफी चीजों पे फर्क पड़ेगा इन सारी चीजों से अगले 10 साल 5 साल के लिए। तो जरूर इन चीजों को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। चाइना का जो शेयर है इंडिया के एमएसएमई गुड इंपोर्ट्स में ये बढ़ रहा है और लोकल प्रोड्यूसर्स को इससे नुकसान हो रहा है यहाँ पे। तो मोर देन 35% का इंडिया का जो डेफिसिट है ना मर्चेंडाइज ट्रेड में, ये होता है चाइना की वजह से। अगर आप देखें फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ कैलेंडर ईयर 2024 को, मतलब जनवरी से जून 2024 की यहाँ बात हो रही है, प्रोडक्ट वाइज स्टडी किया गया तो देखा गया कि जो गैप है वो एवरीडे आइटम्स के लिए है, जैसे कि छाता, फर्नीचर, खिलौने और जो एवरीडे यूज वाले गुड्स हैं वो हम चाइना से बहुत हेविली इंपोर्ट कर रहे हैं। जनवरी से जून तक अगर आप देखें इंपोर्ट चाइना से हुए हैं करीब $50.1 बिलियन के, और एक्सपोर्ट किया है हमने सिर्फ $8.5 बिलियन। ओवर $20 बिलियन जो है ओवरऑल इस इंपोर्ट में, इसमें रही है मशीनरी, इक्विपमेंट, मटेरियल्स जो दूसरे प्रोडक्शन के लिए यूज होते हैं। तो हम खुद प्रोडक्शन भी कर रहे हैं ना अगर, तो वो भी चाइना से ही हमें उसके लिए इनपुट्स इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं। तो ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है हमारे लिए। अब जो स्टैगरिंग 98.5% ऑफ इंपोर्ट जो है ना चाइना से, जिसकी वैल्यू थी $49.6 बिलियन, ये मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स हैं और जिसकी वजह से ट्रेड डिफिसिट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। ये रिपोर्ट आई है ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव द्वारा, और चाइना डोमिनेट करता है इंडिया का इंडस्ट्रियल गुड इंपोर्ट, जहां 29.8% टोटल जो है ये टॉप सप्लायर है, ये इतना बड़ा शेयर लेके सारे के सारे 8 इंडस्ट्रियल कैटेगरीज में। तो हर एक इंडस्ट्री की आप कैटेगराइजेशन कर लीजिए, चाहे वो स्टील हो, मेटल हो, सीमेंट हो, रिटेल हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, वहां पे एक कंट्री डोमिनेट कर रही है और वो है चाइना। अगर वो प्रोडक्ट ही बेचती है अपना तो वो रॉ मटेरियल सारा हमें देती है। इवन आप फार्मास्यूटिकल कंपनीज को देख लीजिए, कितना रॉ मटेरियल चाइना से आता है। अगर कोई यहाँ फार्मास्यूटिकल में काम करने वाला इंसान है या आपके पापा या कोई फैमिली में जॉब करता है फार्मास्यूटिकल कंपनीज में, तो आप पूछेगा उनसे कि उनके यहाँ जो सारे पाउडर्स आते हैं और रॉ मटेरियल्स आते हैं इवन नॉर्मल दवाई बनने के लिए, वो कहाँ से आते हैं। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे लिए कि छोटी से छोटी बेसिक चीजें भी चाइना से इतना हेविली इंपोर्ट हो रही है, और हम उसको, उस चीज को ना, प्रॉब्लम यह है कि उस दाम पर इंडिया में नहीं बना पा रहे हैं। ओवरऑल हमारे यहाँ इतना लेबर सरप्लस है, सब कुछ है, बट फिर भी हम उस दाम पर नहीं बना पा रहे हैं जिस दाम पर चाइना बना दे रहा है, और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो हम उससे कम्पीट कर ही नहीं पा रहे। दूसरे और कौन से हमारे सप्लायर्स है चाइना के अलावा, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी और केमिकल्स की बात करें तो साउथ कोरिया 10 बिलियन है यहाँ पे, जापान का शेयर है $8.9 बिलियन, हांगकांग का $8.8 बिलियन, जर्मनी का $7.3 बिलियन, मलेशिया का 6.1, ताइवान, वियतनाम और आयरलैंड। तो जो डिफिसिट बढ़े जा रहा है ना हमारा कंट्रीज के साथ, जो इंडिया को गुड सप्लाई करती है और कम्पीट करती है हमारे माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के साथ, ये एक बहुत ही सीरियस इशू है। ठीक है, बहुत सीरियस इशू है ये, एंड वी हैव टू टैकल दिस, एंड कुछ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन इसका जरूर हमें ढूंढना होगा ताकि हम
देखे कि हमें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए इस टाइम पे। जैसे यहाँ पे इन्होंने सजेस्ट किया है कि इंडिया की प्रायोरिटी होनी चाहिए कि ये ना डीप मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्ट करें और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंपोर्ट्स को कम करे, जैसे मशीनरी और ये सारी चीजें, हैवी चीजें आ रही है वहां से, ये भी कम। आते हैं अगले आर्टिकल पर। अगस्त डीआईआई इनफ्लोज एट 3 मंथ हाई, फॉरेनर्स टर्न कॉशियस। ये आर्टिकल है स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर्स के लिए, अगर मैं बता दूं प्योरली। यहाँ पे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स कौन से होते हैं, हमारे म्यूचुअल फंड्स, और हम जो पब्लिक पैसा लगा रही है ना, एसआईपी कर रही है वो। तो इनफ्लो का मतलब होता है पैसा आना, और स्टॉक मार्केट में जो पैसा आया है ना डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर से, ये हाईएस्ट अमाउंट है इन पास्ट 3 मंथ्स जो अगस्त में आया। और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर से जो पैसा आया वो बहुत ही स्लो हो चुका है यहाँ पे। और इनका कंसर्न है कि इंडिया में वैल्यूएशन बढ़ रहा है और ग्लोबल वॉलिटिलिटी बढ़ रही है। तो जो डीआईएस है वो इन्वेस्टेड एट अराउंड 48,280 करोड़ इन इक्विटीज ड्यूरिंग द मंथ, कंपेयर्ड विथ 23,000 एंड 35,000 इन जुलाई एंड जून। तो रिकॉर्ड करीब करीब 50,000 करोड़ इन्वेस्ट कर दिया भाई डीआईआई ने। मतलब 20 दिन मार्केट खुलता है तो ऑन एन एवरेज इन्होंने डेली के डेली मैं कहूंगा ये अच्छा खासा अमाउंट इन्वेस्ट किया है। 20 से 22 दिन मार्केट खुलता है, अगर आप सैटरडे संडे को हटा दें और 1-2 फेस्टिवल को आप हटा दें, और अगर इतने में हमने 50,000 करोड़ 48,000 करोड़ डाल दिए, देन वी नो दैट इट इज अ रियली बिग अमाउंट। डेली 2 से 2,500 करोड़ की बाइंग हो रही है। एंड कंपैरेटिवली एफपीआई ने कितना बाई किया है, सिर्फ 7,320 करोड़। तो ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक साउंड करता है, जहां फॉरेन इन्वेस्टर्स पैसा नहीं लगा रहे हैं। क्यों नहीं लगा रहे हैं हमें ये देखना होगा, और पुराने भी ट्रेंड्स ऐसे ही रहे, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिटिकल सेक्टर में देखा जा रहा है कि अर्निंग्स अच्छी नहीं आ रही है इंडिया में, और इसकी वजह से डिस्करेज हो गए हैं एफपीआई कि वो अपना पोजीशन इंडियन इक्विटी में रखें। इस बार अगर आप रिजल्ट देखें तो स्टॉक मार्केट में परफॉर्मेंस तो कंपनी की ऐसी है कि कंपनी अगले साल बिल्कुल डबल पैसे कमाने वाली है या 10 गुना छप्पर फाड़ देने वाली है, लेकिन रिजल्ट कुछ और कह रहे हैं, ठीक है। रिपोर्ट कार्ड उठा के देखेंगे तो कई सारे सब्जेक्ट्स में वो कंपनीज फेल हो चुकी हैं आज। तो सबसे पहले एक प्रॉब्लम ये भी रहा, जो येन की वॉलिटिलिटी आई बाय कैरी ट्रेड अनवाइंडिंग एंड पोटेंशियल रिसेशन वगैरह के भी यूएस के काफी स्पेकुलेशन रहे हैं। तो ये भी हमें देखना होगा कि काफी ज्यादा ऐड कर रहे हैं ओवरऑल फियर में। तो एफपीआई वगैरह इसलिए काफी शायद सोच समझ के यहाँ पैसा लगाएंगे। और उनके पास प्रॉब्लम ये नहीं कि इंडियन मार्केट बहुत ओवर वैल्यूड है, ओवरऑल रिलेटिवली बाकी जो मार्केट्स है ना वो बड़े सस्ते हैं अभी इंडिया के कंपैरिजन में। इंडियन इक्विटी लाइफ हाई पे चल रहा है पता नहीं कब से। तो ये एक कंपैरेटिवली जो हम देखते हैं ना कि चीपर और मैं बोलूंगा एक्सपेंसिव, ये यहाँ पे प्रॉब्लम इंडिया को परेशान कर रही है। हाई स्टॉक लो डिमांड ड्राइव कार सेल्स डाउन बाय 2-3%। अब देखिए कुछ चीजें कार सेल्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता देता हूँ। कार सेल्स के लिए एक तो क्रूड ऑयल का दाम बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्रूड ऑयल अगर बड़ी तेजी से बढ़ने वाला हो या बढ़ रहा हो ना, तो कार की और बाइक की सेल्स दोनों कम होती हैं थोड़ी। उसके अलावा इंटरेस्ट रेट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर कार की सेल्स आप देखें कि इंटरेस्ट रेट साइकिल, इंटरेस्ट रेट हमने अभी पढ़ा कि बहुत ऊपर है, अगर ये नीचे आ जाए तो कार सेल्स तो बहुत अच्छी बढ़िया हमें देखने को मिलेंगी कि ग्रोथ हो सकती है इसमें। लेकिन इंडिया में वो भी बिल्कुल हाई पर है। और इसके अलावा ओवरऑल 1-2 चीजें मैटर करती है, जैसे अब अनसिक्योर्ड लेंडिंग वगैरह पे आरबीआई ने शिकंजा कसा है, बट कार की सेल्स में उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो सस्ती चीजों पे ज्यादा फर्क पड़ेगा जो 1 लाख के अंदर आ रही है चीजें। तो 2 मेन इंपॉर्टेंट चीजें हमने देखी। और पर कैपिटा इनकम भी इंडिया में अगर बढ़ता है तो ओवरऑल हमें देखने को मिलता है कार सेल्स काफी ज्यादा उसके साथ इंक्रीज होती है। तो डोमेस्टिक पैसेंजर व्हीकल्स जो अभी इंडिया में है ना, यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि इनकी सेल्स 2 से 3% ड्रॉप हो गई है। एंड ओवरऑल प्रॉब्लम ये हो गई है कि डीलर के पास ना बहुत सारी हाई अनसोल्ड इन्वेंट्री है। तो अगर आप कार लेने को सोच रहे हैं तो मुझे लगता है आपको बढ़िया डिस्काउंट मिल सकता है इस सीजन। हाई इन्वेंट्री होती है तो भाई इनको डेली रखने का कार का जो खर्चा है वो अच्छा खासा होता है, ये सस्ते दाम पर भी कार बेच देते हैं। ये सेकंड कंसेक्यूटिव मंथ है जहां पे पैसेंजर व्हीकल्स होल सेल्स ड्रॉप हुई है लो डिमांड की वजह से, और हाई डीलर स्टॉक यहाँ पे इसकी वजह से जमा हो चुका है। मारुति सुजुकी की अगर बात करें तो इन्होंने करीब 13,000 यूनिट अगस्त में डिस्पैच किया है। और इंडिया का जो लार्जेस्ट कार मेकर है इसके पास करीब यहाँ पे हमें दिख रहा है 1,43,075 यूनिट्स हैं, जो ड्रॉप है 8.4% के, जो सेल्स के डेटा है ये बता रहे हैं ओवरऑल। लेकिन देखिए मैं बता दूं, कल ही हमने डिस्कस किया था मारुति के चेयरमैन का, हमने पूरा इंटरव्यू पढ़ा और उन्होंने कहा है कि देखिए ये थोड़ा ज्यादा हवा बनाया जा रहा है, इस चीज को ज्यादा मैं बोलूंगा एग्जैजरेट किया जा रहा है। एक्चुअली स्टॉक दिवाली और नवरात्रि की वजह से है। तो एवरेज जो है इनके पास 36 डेज का स्टॉक है, हमने पढ़ा था कल भी, और ये एवरेज घट के 10 दिन और 8 दिन पे आ जाएगा जैसे ये दिवाली और दशहरा खत्म होगा। तो इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है, उनका ये कहना है। तो मुझे लगता है इस टाइप के जो रिपोर्ट्स आते हैं ना,
ये रिपोर्ट्स लोग तभी पढ़ेंगे जब इनमें कुछ हाइप होगा। तो ये हाइप थोड़ा क्रिएट हो रहा है। मुझे लगता है ऑटोमोबाइल सेक्टर में ऐसा कुछ हमें नहीं लगता है कि बहुत बड़ा स्लो डाउन देखने की कोई रीजन नजर आ रही है। और अगले साल अगर इंटरेस्ट रेट कट होने शुरू होते हैं तो मुझे लगता है सेल्स तो बढ़नी चाहिए ऑटोमोबाइल्स की, राइट। तो स्पेसिफिकली इस टाइम पे हाई इन्वेंट्री लोगों का कहना है, कार कंपनी का कहना हम इसलिए होल्ड कर रहे हैं, इसलिए नहीं क्योंकि कार नहीं बिके। श्राद्ध का महीना है ये, तो कार कंपनीज को अच्छे से पता है इस महीने ज्यादा सेल नहीं होनी है नॉर्थ इंडिया में, लेकिन क्योंकि अगले महीने सेल्स बहुत ज्यादा होंगी, बुकिंग्स बहुत अच्छी होंगी, तो इसीलिए दे आर प्रिपेयरिंग फॉर इट। बहुत स्मार्ट लोग हैं जो ये कार कंपनीज और इंडस्ट्री को चला रहे हैं, तो हमें उन्हें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए किसी एक रिपोर्ट को पढ़कर। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कल हम लोग फिर मिलेंगे इसी वक्त। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।